फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT विथ योगेश। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 8 को शरीर की गति, बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कुछ खास पढ़ने लायक और समझने लायक नहीं है, तो हम आगे के पॉइंट से देखते हैं। बस इसमें यही है कि आप अनुभव कीजिए कि आप कौन सी गति करते हैं, स्वतः गति करते हैं, कौन अपने आप हो जाता है। जैसे सांस की गति अपने आप होती रहती है, उसे रोकेंगे भी तो आप ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इन सब गतियों के बारे में सिर्फ अनुभव करने के लिए बोला है। अब जैसे इसे ये सारणी दी गई है भरने के लिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, जिसमें 2 ठो भर के दिया है और आगे हमें भरना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गाय गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग पैर है। जंतु कैसे गमन करते हैं, इसमें ये चलती है। इसी प्रकार से मनुष्य ये कैसे किससे करते हैं, पैर से करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी चलती ही है। इसी तरह आप पूरा भर लीजिएगा। जैसे आप एक और देख लीजिए, जैसे पक्षी है। पक्षी पंखों से और पैरों से दोनों से गमन करती है, और उसको क्या, एक उड़ती है और एक चलती है। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें सिर्फ अनुभव करने के लिए। और आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ। मानव शरीर एवं उनकी गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कोई शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम शरीर की गतियों को अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए हमें शुरू में दिया है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? जो आपका कंधा है वहाँ से आप अपना हाथ कैसे घुमाते हैं? बॉल फेंकते टाइम एक गोल ऐसे घुमा के पूरा फेंकते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? इस समय हमारा कंधा तो रुका रहता है, लेकिन हाथ जो है गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अब नीचे के पैरों की गति देखने के लिए तो आप कूल्हे के बल लेट जाइए, फिर कूल्हे से अपने पैर को उठा के उसे चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर ले जाइए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा रखिए। ऐसे मतलब इन सब गतियों को देखने के लिए दिया है। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों को छुआइए। अब आपने अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ा, हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ये सब आपको स्वतः ही करके देख लेना है। गतियों के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों की सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर वैसे जॉइंट पाए जाते हैं, हड्डियाँ हर जगह पूरी नहीं मुड़ती। इस कारण है हम सभी जॉइंटों के बारे में भी इस चैप्टर में पूरा अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे एक्टिविटी फर्स्ट दिया है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो लड़का है यहाँ पे अपने हाथ पे एक लकड़ी बांध लेता है, तो जो कि कोहनी से लेकर बांधा है, फिर इसको मोड़ने का प्रयास करता है। तो क्या ये इसे मोड़ पाएगा? नहीं मोड़ पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बंधा है, तो वो मुड़ नहीं पाएगा। अब हमारे शरीर में गतियाँ, ये सारणी भरना है। शरीर की गति, गर्दन पूर्णतः घूमता है, आंशिक रूप से घूमता है, झुकता है, ये सब सारणी हमें पूरा भरना है अध्ययन करके। तो आगे हम देखते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो जो ज़रूरी है, समझने लायक है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहाँ से जो
दो जोड़ होते हैं, जुड़े रहते हैं और मुड़ते रहते हैं, वो वो उस स्थान को संधि बोलते हैं। जैसे हमारा जो हाथ है, वहाँ से कोहनी के ऊपर का जो हड्डी है और उसके नीचे की जो हड्डी है, जहाँ से हिलती रहती है, उस स्थान को संधि बोलते हैं। जैसे कंधे, जहाँ कंधे से हाथ जुड़ा है, वो भी एक संधि है। क्या है, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं हो तो आपके विचार से क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव है? अगर संधि नहीं रहेगी तो बॉडी मूव कैसे करेगी? हड्डियाँ अगर सीधी खड़ी खड़ी रहेंगी तो। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली की पादंगुलियों को दबाइए। अपने अंगुलियों द्वारा उनको दबाकर चेक कीजिए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? यह कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। जिनको हम दबाते हैं, जो हमें कठोर कठोर लगता है, वो अस्थियां हैं या हड्डियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो संधि है उसके द्वारा मोड़ते हैं, क्योंकि हम उसके बीच की हड्डी से अपना हाथ नहीं मोड़ सकते, सिर्फ वहीं संधियों से मोड़ पाते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबा अस्थि नहीं होता। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। एक ही अस्थि सिर्फ नहीं रहती, उसमें अनेक अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो हम उन्हें हिला पाते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां से अस्थियां एक दूसरे से मिली हैं, इनके बारे में देखते हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, विभिन्न संधियों के बारे में। पहली संधि है कंदुक खल्लिका संधि। इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इंग्लिश में। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए पहले हम इसकी एक्टिविटी सेकंड को देखते हैं, जिसमें इसके बारे में कुछ दिया है। कागज़ की एक पट्टी का एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन डालिए। जैसे ऊपर यहाँ पे दिया है चित्र में। एक कागज़ के बेलन बनाइए, फिर वो गेंद काट को उस कागज़ के बेलन को उसमें डालिए। फिर उसको एक कटोरी लेके उसमें उस जो है आपका गेंद, उसको रखिए। फिर उसको घुमाइए। फिर उसको इधर इधर जब घुमाएंगे आप, तो वो आसानी से घूम जाते हैं। ये इस प्रकार से जो संधियाँ जुड़ी होती हैं उन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, या कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं। क्या? कंदुक खल्लिका। कंदुक मतलब आप यही समझ सकते हैं, जैसे कंदुक मतलब गेंद हुआ और खल्लिका मतलब कील के समान ये संरचना हुई, तो ये कंदुक खल्लिका संधि हुई जहाँ से ये जुड़े हैं। अब हम चिपका देंगे। इस एक्टिविटी के बारे में पूरा वही दिया है, और अब हम इसके आगे से देखते हैं जहाँ से ये ख़त्म होता है। अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। एक अस्थि का जो पार्ट होता है, वो जो कटोरी रूपी ये संरचना है, इसमें घुसा रहता है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? गुहिका बोलते हैं या कैविटी बोलते हैं। इसी में वो धंसा रहता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ये चारों ओर ऐसे घूम लेती है। क्या आप इन गतियों को उपर्युक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। अब ये जो संधि है, ये हमारे जैसे जो हाथ हुआ, जो कंधा हुआ, पहले जो इसमें दिया है उसको देख लेते हैं। जो जांग होती है, वहाँ की जो कूल्हे की हड्डी होती है, वहाँ से जांग की हड्डी इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह जुड़ा रहता है। और जो हमारे कंधा होता है, वहाँ से जो हाथ के लिए हड्डी जुड़ी रहती है, वो भी इसी फॉर्म में जुड़ा रहता है। धुराग्र संधि या पाइवोटल जॉइंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये कहाँ है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है।
गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार घुमा सकते हैं। ये उस प्रकार से किस प्रकार भिन्न है, जैसे ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली जुड़ा है और इसको हम ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। और यहाँ ये हमारे गर्दन है और जो सर है इसी प्रकार से जुड़ा रहता है, गर्दन की हड्डी। आगे की जॉइंट हम देखते हैं हिंज संधि या हिंज जॉइंट। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि दरवाजे में जो कब्जा होता है उसी प्रकार से जुड़ा रहता है। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है और उससे ज़्यादा नहीं खोलने देता। वहाँ पे एक कब्जा लगा होता है जो कि जहाँ से दरवाज़ा जुड़ा रहता है। ऐसे इस एक्टिविटी के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक कागज के बेलन की तरह बनाइए, ये जो ऊपर है ब्राउन कलर का। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसमें इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर पूरे बेलन के सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। ये कब्जे की भांति प्रदर्शित होता है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी की इस गति को देखी है। जो कोहनी की गति है वो इसी प्रकार की है। जैसे क्या है इसमें, ये आपका एक कागज़ का गत्ता है, उसमें आप पेंसिल को ऐसे पेंसिल को लगा दीजिए और इसके नीचे एक आधा कागज़ का गत्ता लगा दीजिए जिसमें ये रख दें। फिर क्या होगा तो ये इतना इधर आधा आएगा, फिर इतना इधर आधा घूम सकेगा। इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि पूरा नहीं मुड़ता। हमारा हाथ जो है उसके नीचे नहीं जा पाता, लेकिन ऊपर साइड ये पूरा मुड़ता है। इसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जैसे घुटने की हिंज जॉइंट हुई और कोहनी की जो होती है वो हिंज जॉइंट, यहाँ दोनों जगह हिंज जॉइंट पाया जाता है। जो कुछ हमने आगे देखते हैं, जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज जॉइंट से भिन्न है वह, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसे संधि के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? इसके दो उदाहरण एक उदाहरण जैसे इसमें दिया है, एक जो घुटना होता है वहाँ पे, और एक वही कोहनी का हो गया। कोहनी पे जो जॉइंट होता है वो भी हिंज जॉइंट होता है। अचल संधि। अब ये अचल संधि क्या है? अचल मतलब जो चल ना सके, जो फिक्स्ड हो, मूव ना कर सके, वो अचल संधि है। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं अच्छे से। हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जो संधियां मुड़ नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। हम मुंह जब खोलते हैं तो हमारा नीचे का जबड़ा ही नीचे जाता है। जब आपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास किया तो क्या आप इसे गति दे पाते हैं? हमारा ऊपरी जबड़ा कभी मूव नहीं करता, सिर्फ नीचे वाला जबड़ा मूव करता है। ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। जो हमारा ऊपरी जबड़ा है और जो कपाल से जुड़ा हुआ है, वो जिस जॉइंट से जुड़ा है वो अचल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी कारण वो मूव नहीं करता। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है, इनके बारे में हम देखते हैं। वो हड्डियां ही प्रदान करती हैं। यदि इनके बारे में हम आगे अच्छे विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले यह बनाइए कि संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे
आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर की एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। जैसा कि इसमें बोला कि अगर आप एक गुड़िया बनाएंगे उसके लिए पहले एक ढांचा तैयार करेंगे, तो इसी तरह हमारी हमारी बॉडी को तैयार करने के पहले एक ढांचा तैयार होता है जो हड्डियों द्वारा बना रहता है, और इस पूरे ढांचे को, पूरे बॉडी के ढांचे को कंकाल बोलते हैं। हम आगे देखते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हम तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। हम ऐसे तो अपनी हड्डियों को देख नहीं पाते, तो हम जब एक्सरे कराया जाता है, तो आपके घर में किसी का एक्सरे हुआ होगा, तो आप उनकी हड्डियों को देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये बॉडी का पूरा स्केलेटन है, पूरा कंकाल है, जो यहाँ से लेके पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा कंकाल पे हमारी बॉडी टिकी हुई है। क्या कभी आपका आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? तो अगर इसमें यही दिया है तो आप उसमें देख सकते हैं अस्थियों के बारे में। आगे देखते हैं। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों को अनुभव कीजिए। अपने हाथ के अग्र तथा ऊपरी हाथ के पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों का संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना करें। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इन सब अस्थियों का आप एक्सरे चित्र लेके देखेंगे और उनकी अस्थियां आप गिन सकते हो, क्योंकि उसमें सभी चित्र क्लियर दिखाई देते हैं। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप इसमें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? नहीं, लगभग मुड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो हाथ होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थियाँ पाई जाती हैं। जो उंगलियों के ऊपर का पार्ट होता है, इसमें बहुत सारी छोटे छोटे हड्डियाँ रहती हैं, जहाँ पे हम नहीं मोड़ पाते। क्या आपकी मध्यमा में मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं? मध्यमा में आप ऐसे देखेंगे तो हमें नॉर्मली रूप से 3 अस्थियाँ दिखाई देती हैं, और उसके और नीचे जाएंगे तो उसमें और अस्थियाँ रहती हैं। अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिसे कार्पेल कहते हैं। हमारी हाथ की उंगलियों के नीचे जहाँ से हमारा कलाई मुड़ता है, वहाँ से लेके बहुत छोटी छोटी अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अब एक ही अस्थि होती तो हमारा हाथ अच्छे से मूव नहीं कर पाता, और क्या होता? क्रियाकलाप 4, एक्टिविटी 4। गहरी सांस भरकर हमें कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जब आप सांस खींचेंगे तो आपका बॉडी फूल जाएगी, तो आप अपनी हड्डियों को थोड़ा सा महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ वक्ष की अस्थियाँ आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। आप इनको गिनने का प्रयास कीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपरयुक्त अनुभव से कीजिए। ये जैसे हमारा वक्ष हुआ, वक्ष की हड्डी, पसली, पिंजर, रिब केज बोलते हैं। इन सभी हड्डियों को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन गिन तो पूरा नहीं गिन सकते। ये पूरा जो कि यहाँ से मुड़ के जाके बैकबोन या मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। पसलियों को विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। ये जो हमारी पसली पिंजर है, ये एक बक्से के समान रचना बना रही है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं या पसली पिंजर बोलते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। इस रिब केज में दोनों साइड इधर भी 12 हड्डियाँ रहती हैं, इधर भी 12 हड्डियाँ रहती हैं, जो पीछे जाके बैकबोन ये जो दिख रहा है इससे जुड़ी रहती है, मेरुदंड से, और इसी के द्वारा जो हमारा हृदय रहता है सुरक्षित रहता है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव को, उंगलियों को छूने कहिए। क्या आप यह चिकनी, समतल अथवा अखंड
क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ये जो भाग है हमारा मेरुदंड है, जो कि जहाँ की हमारी रिब केज जो है या पसली पंजर है वो जाके जुड़ती है। ये रिब केज है जो कि एक छोटे छोटे खंडों से मिलकर पूरा गर्दन से लेकर नीचे तक रहता है, कमर तक। इसे मेरुदंड या बैकबोन बोलते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका बोलते हैं। इसकी जो एक एक खंड होता है इसे कशेरुका बोलते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। इसमें 33 कशेरुकाएँ होती हैं। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र के इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि रिब केज भी इससे जुड़ा रहता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता? अगर एक ही अस्थि का बना होता तो हम अपनी बॉडी को मोड़ नहीं पाते। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। इससे कहिए कि वह अपने हाथों के दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जो शोल्डर की अस्थियां होती हैं वो ये है, जो कि हमारे पसली पिंजर के इधर बगल पार्ट से, जहाँ से ये आपका वो हिंज जॉइंट द्वारा जुड़े रहते हैं, सॉरी बॉल एंड सॉकेट रूम में जो जुड़े रहते हैं हड्डियाँ यहीं से रहती हैं, हमारे शोल्डर से जुड़ी रहती हैं। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणि संधियाँ है। ये जो हमारे कूल्हे की हड्डी है ये उसका पूरा भाग है। ये श्रोणि अस्थियाँ हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जिससे आपका आमाशय के नीचे पाए जाने वाला विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। यह कूल्हे का हिस्सा है, इन्हें श्रोणि अस्थियाँ बोलते हैं, जिससे लास्ट में आके पूरी आपकी मेरुदंड जुड़ा रहता है। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करता है। ये जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क अच्छे से सुरक्षित रहता है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग भी हैं जो हड्डियों को जितने कठोर नहीं हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि बोलते हैं। जो कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो हड्डियों के इतना मजबूत तो नहीं होते, लेकिन वो भी संधियों की तरह ही, मतलब संधियों से जुड़े रहते हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, कहाँ गया? अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं? जब अपने कान को छूते हैं तो आपको पूरा एकदम एकदम जैसे नरम नरम लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा, इतना बहुत ज़्यादा भी एकदम नहीं रहता, वो अपने शेप में बना रहता है। इसी कारण, क्योंकि उसमें कुछ उपास्थियाँ होती हैं जो एकदम थोड़ा हार्ड बना के रखती हैं। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उनके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगा कि कान के ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? हमारा जो कान है लचीला है क्योंकि उसमें उपास्थियाँ हैं, क्योंकि वो मुड़ सकती हैं लेकिन एक शेप देती है। और परंतु एक अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये एक अस्थि जितना कठोर तो नहीं होते लेकिन मुड़ सकते हैं, वे उपास्थियाँ होती हैं। ये यही दिया है इसमें, परंतु एक अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं वहाँ पर भी कई अनेक उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप इनमें से कुछ को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। जो आपका होमवर्क दिया, इसमें हमने अपने शरीर की उन अस्थियों में उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो हमें विभिन्न प्रकार की गति में सहायता करती है। अस्थियों के इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाते हैं। तो आगे
ये कैसे गति करते हैं इनके बारे में आगे से अध्ययन करते हैं। आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। आप जब हाथ को मोड़ेंगे तो क्या मतलब कि जो आपकी जो पेशियाँ होती हैं वो मुड़ के यहाँ पे जैसे दिखाई देने लगता है, यहाँ पे अस्थियाँ होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे आप इसे छूकर अच्छे से महसूस कर सकते हैं। क्या आप ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको ऐसा उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। जैसा मैंने बोला, ये क्या है? ये मसल्स है या पेशी है जो कि दिखाई देता है। संकुचित या लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों को क्या होता है? पेशियों का क्या है? क्या यह कभी भी संकुचित अवस्था में या अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। जब हम भागते हैं तो ये संकुचन और शिथिलन दोनों करते रहते हैं, जिससे हम आसानी से गति कर सकते हैं, और ये हमेशा संकुचित नहीं रहती, शिथिल अवस्था में बनी रहती है। संकुचन की अवस्था हमेशा पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी में होती है। यह अस्थि को भी खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब किसी अस्थि को गति प्रदान करना होगा तो पेशियां ही मिलकर इन्हें गति प्रदान करती हैं, जो दो प्रकार की हैं। अतः दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींचकर उस ओर बढ़ती है, और जो दूसरी होती है वो शिथिल हो जाती है या ढीला हो जाती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है, शिथिल हो जाती है। अस्थि की विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच जाती है और वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जैसा कि वही है कि एक जो पेशी है वो जब संकुचित होगी तो उसे खींचेगी, और दूसरी पेशी उस समय शिथिल हो जाएगी, जिससे जो खींचेगी तो उससे जो हड्डियां होती हैं वो गति करने लगती हैं, अस्थियां गति करने लगती हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों और पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुओं अथवा घोंघों में क्या होता है? इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे केंचुआ दिया हुआ है, ये किस प्रकार से गति करते हैं इनके बारे में हमें बोला है। केंचुओं का क्या होता है कि यहाँ से हम देखते हैं ऊपर इनका बॉडी जैसे स्ट्रक्चर होता है उस बारे में बताया, गति के बारे में, और उनके बारे में कुछ बताया है। इनके ये कैसे गति करते हैं इन्हें जानते हैं। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुए अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहते हैं तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है, जिससे यह अपनी दूरी को आगे बढ़ाता है। केंचुओं का क्या होता है, जैसे कि देखिए केंचुओं, इसमें हड्डी तो होती नहीं, तो ये अपने पेशियों को संकुचित करके और शिथिल करके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये आगे बढ़ता रहता है तो पहले पश्च भाग को संकुचित करेंगे, फिर आगे के भाग को ढीला कर देंगे, और फिर ढीला करने के बाद जब वहाँ से फिर उसको आगे के भाग को संकुचित करेंगे और पीछे के भाग को ढीला करके वहाँ से खींच लेते हैं। फिर इसी प्रकार से ये गति करते रहते हैं, जैसा इन चित्रों में दिखाया गया है। अब यही प्रक्रिया बार बार कर करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब क्या एक्टिविटी आगे क्या है? घोंघा। घोंघा किस प्रकार से गति करता है? घोंघा का क्या है कि वो उसकी गति लहरदार होती है। वो भी उसके ऊपर एक, जैसे ये घोंघा दिया है, इसके ऊपर एक एक कवच पाया जाता है और इसी के अंदर ये रहता है। जब इन्हें चलना रहता है तो ये इससे बाहर निकलकर बहुत आसानी से, धीरे, इनमें भी हड्डियाँ नहीं होती, ये पेशी के बल पर ही लहरदार गति दिखाई देती है जब ये चलते हैं। तो हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 7। कॉकरोच कैसे चलते हैं? तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चलता है तथा वायु में भी चलता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और चलने में सहायता होती है। इनका जो पैर होता है कई सेगमेंट्स में होता है, कई
मतलब कई टुकड़ों में होता है। जो इनका पैर है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कभी काकरोच तो उनमें कई टुकड़ों में बटा हुआ पैर होता है। यह बाह्यकंकाल विभिन्न सॉरी एक मिनट, हम शुरू देखते हैं इसे। इनका शरीर कठोर बाह्यकंकाल द्वारा ढका रहता है। यह बाह्यकंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनाता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। जैसे ये तिल चट्टा दिया है, कॉकरोच बोलो इसे। वत्स से दो जोड़ी पंख जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे एवं पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वत्स की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं पक्षियाँ किस प्रकार से गति करती हैं। पक्षियों में क्या होता है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो उसमें क्या होता है, हवा भरा रहता है, जिससे उन्हें उनकी बॉडी उड़ने में उन्हें हेल्प करती है। इनमें दिया है भाई, हम आगे देखते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं, पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है, उसमें अडॉप्ट कर चुके हैं। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इनकी इनकी जो अस्थियाँ होती हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, इसमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, एयर चैम्बर होता है, जिनके कारण इनकी अस्थियाँ हल्की और परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपात की अस्थियाँ चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपात की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। जैसे हमारे में हाथ होता है, इनकी आगे की हड्डियाँ वही वो पंख बनाती हैं। और कंधों की अस्थियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन इनकी जो हड्डियाँ उसमें होती हैं वो उसमें एयर चैम्बर होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी उड़ने में हल्की हो जाती है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ पाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इनकी हड्डियों का संरचना दिया गया है। ये बहुत खोखली हड्डियाँ होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं। अब मछलियाँ किस प्रकार से गति करती हैं। मछलियाँ लहरदार गति, मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है धारा रेखी होती है। अभी धारा रेखी क्या है, मछली का सिर एवं पूंछ उनके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है, जिसके कारण ये आसानी से तैर लेते हैं। और इनमें तैरने के लिए पीछे पंख भी होते हैं, आगे भी कुछ कुछ में पंख होते हैं। जैसे अभी आप जिनका मुंह चौड़ा रहेगा वो आसानी से तैर नहीं पाती, और जो आगे और पीछे पतला रहते हैं वो आसानी से धाराओं को काटते हुए तैर लेती हैं। इसी प्रकार से इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, धारा रेखी होती है। इनकी विशेषता के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर लेती है। मछली के कंकाल दृढ़ पेशी से ढका रहता है। इनका जो बॉडी होती है बहुत हार्ड पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है। अगर इन्हें तैरना है तो बॉडी इनकी इस साइड जाएगी और जो पूंछ है वो इस साइड निकल रही है, जिससे आसानी से ऐसे लहरदार करके तैर लेती हैं, और ये आसानी से तैरती हैं। इनकी गति इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं सर्प कैसे चलता है। क्या आप कभी सर्प को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है या सीधा चलता है। सर्प की मेरुदंड लंबा होता है। इसका जो बैकबोन होता है ये बहुत लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। इसकी जो पेशियाँ होती हैं बहुत छोटी छोटी है, बहुत थीन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और बहुत ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड मतलब गिनती नहीं है इनकी। ये परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ, मेरुदंड, पसलियाँ तथा त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय इन्हें आगे की ओर धकेलता है। इनकी जो बॉडी होती है अनेक रिंग के समान बन जाता है जब ये चलते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक रिंग के समान, वलय के समान या रिंग के समान संरचना बनाती है, जिससे ये यहाँ से इन्हें धकेलता है, फिर ये यहाँ से इन्हें धकेल के आगे बढ़ने में सहायता करता है। इस कारण सर्प बहुत तेज़ी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल पाता, जिसके कारण ये ऐसे मुड़ मुड़ के चलते हैं। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाले अस्थियों पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसा कि ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें खास है नहीं, तो हम आगे बस ये देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष दिया है। बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल उपहार है। योग जो है वो प्राचीन भारतीय परंपरा का
पूरी मानव जात का के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार है, जो कि सिर्फ भारत के लिए वरन पूरे विश्व के लिए है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून, खास करके इसे याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो कि हर साल मनाया जाता है। अब यही योग के बारे में कुछ इसके फ़ायदे दिए हैं, जो कि सच योग के असली में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमारे हड्डियों और पेशियों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती हैं। हमें योग निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। अब इस चैप्टर में हमने जो प्रमुख प्रमुख शब्द उपयोग किए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब ये मेरुदंड क्या है? बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसे मेरुदंड बोलते हैं। कंदुक खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो बॉल एंड सॉकेट के रूप में या गेंद और खीले के रूप में से जुड़ी रहती हैं हड्डियाँ, उन्हें कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं। जैसे हमारे कूल्हे से जो पैर जहाँ से निकलता है वहाँ की हड्डी हुई, फिर कंधे से जो जहाँ से हाथ निकलता है वहाँ की संधि हुई, उन्हें कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं। अब ये सूक क्या है? सूक तो हम लोगों ने कहीं पढ़ा था। सूक, हाँ, केंचुओं के बाल जैसी आकृति होती है, उन्हें सूक बोलते हैं। जब वो गति करते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे बाल जैसी आकृति होती है, जिसे सूक बोलते हैं, जो उन्हें गति करने में सहायता प्रदान करते हैं, इन्हें सूक बोलते हैं। अब उपास्थि क्या है? उपास्थि जो कि कार्टिलेज होता है, जो कि हड्डियों के समान इतना कठोर तो नहीं होता, लेकिन इन्हें मोड़ा जा सकता है। अब गुहिका क्या है? गुहिका मतलब कैविटी, मतलब जिसमें जैसे हमारा हाथ जहाँ फंसा है, जैसे जिस जगह से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जो कैविटी बनी होती है, जो गुहा बना होता है, जो जगह रहता है, उसे गुहिका बोलते हैं। अचल संधि क्या है? अचल संधि मतलब जो संधियाँ चलना, जो 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 चलनशील ना हो, जो गति ना कर सके, वो अचल संधियाँ हैं। जंतुओं की चाल, जंतुओं का चाल मतलब जंतु जो चलते हैं उनकी चाल। अब हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट है मतलब जो 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 क्या आता है, हमारे दरवाजे के कब्जे के समान जो संधियाँ जुड़ी होती हैं, उन्हें हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि कोहने की जहाँ जो हड्डी जुड़ी रहती है, घुटने की हड्डियाँ जो जुड़ी रहती हैं, अंगुलियों की हड्डियाँ जो जहाँ जुड़ी रहती हैं, वो संधि जो होती है वो हिंज जॉइंट होता है। और पेशी, पेशी मतलब मसल, जो कि हमारे हड्डियों को या हमारे अस्थियों को चलने में मदद करती है। बाह कंकाल, बाह मतलब वही आउटर स्ट्रक्चर जो है कंकाल का, जो हड्डियों का बाहरी कंकाल है। श्रोणीय अस्थियाँ, अब ये श्रोणीय अस्थियाँ क्या हैं? श्रोणीय अस्थियों के बारे में हमने अध्ययन तो किया था कहीं। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि, हाँ, धुराग्र संधि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। जो पाइवोटल जॉइंट होते हैं वो धुराग्र संधि है। जो जैसे हमारा जो गर्दन जुड़ा रहता है, आपके गर्दन से जो सिर जुड़ा रहता है, वो धुराग्र संधि द्वारा जुड़ा रहता है। और पसली पिंजर, पसली पिंजर मतलब रिब केज, रिब केज वही जो हमारे जो छाती के पूरे जो हड्डियाँ होती हैं जुड़े रहती हैं, वो रिब केज है, वही पसली पिंजर उन्हीं को बोलते हैं। कंधे की अस्थियाँ, कंधे की अस्थियाँ हमारे पूरे बॉडी में जो ऊपर का जो कंधे की अस्थि है, वो तो कंधे की अस्थि ये है। ये शब्द हैं बस प्रमुख, इनके बारे में हमने तो पूरा ऊपर अध्ययन किया ही है। कंकाल, पूरा बॉडी की जितनी पूरी हड्डियाँ हैं वो पूरा भाग कंकाल है। धारा रेखी मतलब स्ट्रीम लाइन, वही जो मछलियाँ जिस प्रकार से तैरती हैं आगे, मतलब तैरती नहीं है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, आगे आगे और पीछे का भाग बीच की अपेक्षा जो पतला होना धारा रेखी कहलाता है। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसको हम और हाँ, इस चैप्टर में एक प्रमुख चीज़ आपको याद रखना चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके शरीर का वज़न जो होता है, सॉरी, उनके जब पैदा होने पे बच्चों में 305 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब वो ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, तो सभी जुड़ती जाती हैं, तो उसमें कई हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, जिसके बाद उसमें सिर्फ 206 हड्डियाँ बचती हैं। मतलब पैदा होने पे 305 रहती हैं, इसके बाद 206 हो जाती हैं। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।